हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस के अपने नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये बनाए हैं यहाँ पे नोट्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। कोई भी टॉपिक्स होता है तो उसके शॉर्ट नोट्स कितने पेज में होने चाहिए और कंप्लीट कैसे बनाते हैं, और डिटेल्स में बनाने हैं या फिर शॉर्ट में 10 पेज को कितने पेज में कवर करना होता है, या फिर 50 पेज है तो उनको कितने पेज में कवर करना होता है। तो ये मैंने बनाए हैं वैसे नोट्स। एक टॉपिक लिया है मैंने, जियोग्राफी का है, और उस पर नोट्स बनाए हैं। तो आपको मैं बताऊंगा, आप हर किसी सब्जेक्ट के बारे में ऐसे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसको रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो इस वजह से शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी है, खासकर मेंस के लिए तो बनाने ही है। प्रीलिम्स के लिए अगर आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंस के लिए आपको ज़रूरी है। और प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी बुक है, तो उसको छोटे से टाइम में रिवाइज करना आपको थोड़ा सा भारी पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मीकांत के आप नोट्स बना लेना। तो हम देखते हैं, मैंने एक टॉपिक पे नोट्स बनाए हैं जियोग्राफी के, तो उसके बारे में अब बात करते हैं। देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो हम बात करेंगे, फर्स्ट हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये टॉपिक लिया है मैंने इस बुक से, अपनी एनसीईआरटी के जियोग्राफी से। तो इसके बारे में इसके अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो इसमें यही होता है कि सबसे पहले इसको पृथ्वी की त्रिज्या ये लिखनी होती है। 6300 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एक शॉर्ट में लिख दिया बस, और यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के लिख दिया। इसके बाद में भूगर्भ की जानकारी के साधन, इसके बारे में लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रत्यक्ष और सेकंड है अप्रत्यक्ष स्रोत। कौन से भूगर्भ की जानकारी के बारे में अपने को बताते हैं। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं और दूसरे अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। तो इसमें फर्स्ट में होता है प्रत्यक्ष में, दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी। दक्षिणी अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं उसकी खुदाई हुई है अभी तक 3 से 4 किलोमीटर। तो हमारी ये प्रत्यक्ष स्रोत हो जाता है, और इससे नीचे जाना असंभव, क्योंकि तापमान बहुत अधिक। ये शॉर्ट में लिखना है बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि पूरी लाइन हमको लिखनी नहीं है, सीधा ये लिखना है, इससे नीचे जाना असंभव क्योंकि तापमान बहुत अधिक। ये फिर फर्स्ट लाइन हो गई, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें। और सेकंड है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो समुद्र में से खनिज वगैरह निकालने के लिए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। और आज तक सबसे गहरा प्रवेदन है वो आर्कटिक महासागर में है, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। वो है कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर गहरा है। तो ये हो गया कंप्लीट दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया था, दूसरा ये हो गया। और थर्ड है हमारा ये ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार आपको पता है, जब ज्वालामुखी निकलती है तो हमें वो प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानकारी देती है, भूगर्भ के बारे में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत की। इसमें खनन क्रिया, हम खनन क्रिया जो भी करते हैं लोग, तो गहराई बढ़ने के साथ ताप व दाब में वृद्धि, ये हमें पता चलता है खनन क्रिया से, अप्रत्यक्ष स्रोत है। गहराई बढ़ने के साथ ताप व दाब में भी वृद्धि और घनत्व में भी वृद्धि। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि गहराई बढ़ने पर आपको पता है ये ताप में भी वृद्धि होती है और दाब में भी वृद्धि होती है और घनत्व में भी वृद्धि होती है। इसलिए तो जो पृथ्वी की त्रिज्या में जो यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा उनके बारे में आपको पता ही होगा। जो सियाल, सीमा और निफे है, वो जो इनकी वो घनत्व है वो निफे का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो गहराई में है। वो तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस हिसाब से है। सियाल, सीमा और निफे, उनके बारे में आपको पता होगा, नहीं तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है उल्कापिंड। अप्रत्यक्ष स्रोत में फर्स्ट हो गया खनन क्रिया के बारे में ये 2 लाइनें लिख ली, ये कंप्लीट है। उसके बाद में उल्कापिंड है, कभी कभी धरती तक पहुंचना। उल्कापिंड का कभी कभी जो धरती तक पहुंचते हैं वो हमें अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में भी जानकारी देते हैं कि पृथ्वी कैसी है और कैसी थी या फिर कैसी है। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, या फिर भूकंप हो गया। ये भी हमें जानकारी देते हैं कि कैसे कैसे, ये अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में ये भी जानकारी देते हैं कि पृथ्वी का जो ये भूगर्भ है ये कैसा है। तो भूकंप के बारे में तो हमें सबको पता ही है। वैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करें, ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम। ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि ध्रुवों पर अधिक है गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ पे कम है भूमध्य रेखा पर? पृथ्वी से केंद्र की दूरी के कारण कम है। पृथ्वी ध्रुवों पर अधिक व भूमध्य रेखा पर कम, कारण क्या है? पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण। अब ये पृथ्वी बनाई, ये यहाँ पे केंद्र है पृथ्वी का, और यहाँ पे तो ये हमारा ये ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे तो ये एकदम डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये केंद्र से दूरी ज़्यादा है। पृथ्वी का आकार ऐसा ही होता है, एकदम गोल होता नहीं है, आकार चपटा होता है, एकदम गोल नहीं होता है। तो ये आकार ऐसा ही होता है लगभग। तो यहाँ पे ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे ये दूरी ज़्यादा होती है प्लस यहाँ पे कम होती है, इस वजह से ये होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की त्रिज्या
गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं, ये तो ठीक है, एक फैक्ट है। अब भूकंप की बात करते हैं। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी का कंपन, भूकंप। कारण ऊर्जा निकलने के कारण। अभी ऊर्जा कहाँ से आती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों का तापमान के कारण विघटन होने से। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं जो भी भूगर्भ में, उनका जो विघटन होता है तापमान के कारण, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही है भूगर्भ में बहुत ज़्यादा तापमान होता है, तो उसकी वजह से, विघटन होने की वजह से ये ऊर्जा निकलती है। ये रेडियो सक्रिय तत्व विघटन होने की वजह से तापमान के कारण ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अभी भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है, हर जगह ऊर्जा नहीं निकलती है। जहाँ पे भ्रंश का किनारा होता है वहीं पे ऊर्जा निकलती है। जैसे हमारे पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, 7 से 7 बड़ी प्लेटें, उनके बारे में आपको पता ही होगा। तो उनके किनारे किनारे पर ही मतलब वो, ये भ्रंश के जो भी किनारे हैं उनके किनारे किनारे पर ही ऊर्जा निकलती है। जैसे कि भूप्रपटी की सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। ये भ्रंश क्या होता है? जो अपनी भूप्रपटी है 200 किलोमीटर तक पृथ्वी की गहराई से ऊपरी सतह से 200 किलोमीटर की गहराई तक, तो इसमें भूप्रपटी की सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। अब ये देखते हैं भूकंप की तरंगें, पी तरंग, एस तरंग और धरातलीय तरंग। पी तरंग ये भूकंप का अभिलेख है। तो पी तरंग के बारे में बात करते हैं। पी तरंग, इसको प्राइमरी वेव कहते हैं और इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। एस तरंग के बारे में बात करें तो द्वितीयक है और सेकेंडरी है, केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती है ये एस तरंग। और धरातलीय तरंग के बारे में बात करें तो ये सबसे विनाशकारी होती है, जैसे कि इमारतों का गिरना प्लस उनका मतलब बहुत नुकसान होना, जान माल की हानि होना, तो ये सब धरातलीय तरंगों के कारण होता है। तो ये ऐसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, प्लस मैप बना दिया। मैप में भी बता सकते हैं भूकंप प्रभावी क्षेत्र, ठीक है। ये ऐसे ऐसे यहाँ पे डैश डैश करके बता, ये हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप की मतलब प्रभावी क्षेत्र बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये मैप भी बना दिए। तो इस तरीके से आप मतलब शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है, मतलब एकदम सब सिस्टमेटिक बनाया है इसमें। तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट बना के आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। एक कंप्लीट मतलब एक टॉपिक था पूरा, जो मतलब सिर्फ 2 पेज में ही कवर हो गया, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है नोट्स बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।